हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नई सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं। कक्षा 10 की साइंस। कक्षा 10th की साइंस में 3 विषय इंक्लूड हैं, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स। शुरू में केमिस्ट्री है, फिर बायोलॉजी है, फिर 10वां चैप्टर है फिजिक्स का, और फिजिक्स का चैप्टर शुरुआत होता है प्रकाश का। तो 10वां चैप्टर से हम शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 10। चैप्टर का नाम है प्रकाश। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। परावर्तन तथा अपवर्तन। थोड़ा सा पहले हम प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। हम अगर कोई वस्तु देखना चाह रहे हैं तो हम उसे अंधेरे में नहीं देख सकते। उसके लिए क्या करना पड़ता है, वस्तु को प्रकाश पड़ना चाहिए। वस्तु पर प्रकाश पड़ता है और प्रकाश पड़ने के बाद उससे प्रकाश वापस आता है और वस्तु हमें दिखाई देती है। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक तरह की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। अब क्वेश्चन है कि क्या हम प्रकाश को देख सकते हैं? तो इसका आंसर होगा हम प्रकाश को नहीं देख सकते, जबकि हम प्रकाश की सहायता से वस्तुओं को देख सकते हैं। तो प्रकाश की जो डेफिनेशन हो जाएगी, प्रकाश या लाइट ऊर्जा का एक रूप है जिसे ऊर्जा के अन्य रूपों में बदला जा सकता है। तो ये हो गई प्रकाश की परिभाषा। इसके गुण देख लेंगे। प्रकाश के गुण क्या हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या हैं इसकी। गुण में सबसे पहला है कि प्रकाश हमेशा एक सरल रेखा में चलता है, यानी कि एक समांग माध्यम में। समांग का मतलब जो समान हो। समांग माध्यम में प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। दूसरा है, प्रकाश को हम देख नहीं सकते। तीसरा है, माध्यम बदलने पर प्रकाश की चाल बदल जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रकाश की चाल निर्वात में या वायु में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रकाश को चलने के लिए या गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो ये पॉइंट है, प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसे ऊर्जा के अन्य रूपों में बदला जा सकता है। ये गुण हो गए 5। इसके बाद आता है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का
परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन है प्रकाश जब किसी चिकने तल से टकराकर वापस लौट जाता है तो प्रकाश की यह परिघटना कहलाती है प्रकाश का परिवर्तन। मान लिया कि ये कोई चिकना तल है, ये इधर ये साइड खुरदुरी है और ये साइड है इसकी, ये चिकना तल है, इस पर एक अभिलंब बना दिया। मान लिया कि कोई प्रकाश किरण इस बिंदु पर आकर के मिलती है तो और यहाँ से ये क्या हो जाती है, वापस हो जाती है। तो इस तल की ओर जो प्रकाश किरण आती है उसको आपतित प्रकाश किरण, आपतित प्रकाश किरण बोलते हैं। जो वापस जाती है वो परावर्तित प्रकाश किरण होती है। और ये होता है, ये होता है अभिलंब, अभिलंब। आपतित प्रकाश किरण के और अभिलंब के बीच कोण I बनता है। इस कोण का नाम होता है आपतन कोण, आपतन कोण। और ये जो कोण बनता है परावर्तित प्रकाश किरण के और अभिलंब के बीच, ये होता है परावर्तन कोण। तो प्रकाश का किसी चिकने तल से टकराकर वापस होना क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन के नियम होते हैं, तो प्रकाश के परावर्तन के नियम होते हैं दो। प्रकाश के परावर्तन के नियम। पहला नियम है आपतित प्रकाश किरण कोमा परावर्तित प्रकाश किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर एक ही बिंदु पर मिलते हैं। दूसरा नियम है आपतन कोण I का मान परावर्तन कोण R के बराबर होता है। जैसे अभी डायग्राम बनाया था, ये अभिलंब था, ये आपतित प्रकाश किरण थी, ये परावर्तित प्रकाश किरण थी। तो तीनों एक ही तल पर मिल रहे हैं, एक ही बिंदु पर मिल रहे हैं और ये कोण आपतन कोण है, ये परावर्तन कोण है। ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं, आपतित प्रकाश किरण, परावर्तित प्रकाश किरण तथा अभिलंब, तीनों एक ही तल पर एक बिंदु पर मिलते हैं। आपतन कोण I परावर्तन कोण R के बराबर होता है। इसके बाद आता है दर्पण।
दर्पण, मिरर, मिरर। मिरर में क्या होता है कि किसी भी दर्पण में किसी भी एक तल को क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं और दूसरा तल क्या होता है, उसका परावर्तक रहता है। तो दर्पण में एक तल परावर्तक रहता है, जबकि दूसरे तल को क्या कर दिया जाता है, पॉलिश कर दिया जाता है, पॉलिश कर दिया जाता है। आकृति के आधार पर दर्पण मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 समतल दर्पण, जो घरों में यूज किया जाता है शेविंग वगैरह के लिए, चेहरा देखने के लिए। दूसरा है अवतल दर्पण और तीसरा है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, एक एक करके इनको डिटेल में पढ़ेंगे। समतल दर्पण, प्लेन मिरर, समतल दर्पण या प्लेन मिरर। तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल समतल हो, इसको लिख सकते हैं ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल क्या हो, समतल हो, क्या कहलाता है, समतल दर्पण कहलाता है। इसके कुछ गुण हैं। क्या क्या गुण हैं? एक तो है कि इसकी जो फोकस दूरी होती है वो अनंत होती है। वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी वस्तु दर्पण से रखी हुई होती है। तो अगर हम एक चित्र बना लें, ये आया P, इसको बिंब या वस्तु बोल सकते हैं, बिंब या वस्तु कहेंगे इसको। ये जो प्रकाश किरण इस तल पर लंबवत पड़ेगी तो ये उसी कोण से क्या होगा, वापस चली जाएगी। अगर हम इसके पीछे काल्पनिक रेखा ले लें तो लगभग इतनी दूरी पर ये काल्पनिक रेखा पहुंचेगी। इसके बाद जिस कोण पर ये आपतित होगी उतने ही कोण से क्या होगा, ये वापस चली जाएगी। इस कोण पर जितने कोण से आपतित हुई है उतने ही कोण से क्या होगी, ये वापस चली गई। और अगर हम इसको
ठीक है। इसी तरह से अगर हम यहाँ से देखें एक प्रकाश किरण, इसके प्रकाश किरण को यहाँ से देखेंगे तो ये क्या होगा, ये भी उतने ही कोण से, जितने कोण से आपतित हुई थी उतने कोण से परावर्तित हो जाएगी। तो ये बिंब है या वस्तु है, और ये हो गया मिरर, ये हो गया समतल दर्पण। समतल दर्पण ये वस्तु हो गई, और ये बनेगा इसका प्रतिबिंब, ये हुआ इसका प्रतिबिंब। प्रतिबिंब तो ये देखने में आएगा कि प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा, उतनी ही दूरी पर बनेगा जितनी दूरी पर क्या थी, वस्तु की, या वस्तु की दूरी, अगर ये वस्तु की दूरी d है तो प्रतिबिंब की दूरी भी d होगी, और आभासी बनेगा क्योंकि इसके पीछे आभासी बनेगा। तो इस तरह से समतल दर्पण के जो गुण हैं, पहला तो हो गया ये कि जितनी दूरी पर वस्तु रखी है उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनेगा। ठीक है, सीधा बनेगा और काल्पनिक बनेगा। दूसरा है समतल दर्पण की फोकस दूरी फोकस दूरी अनंत होती है। इसका मतलब क्या है कि समतल दर्पण के अगर कोई पैरेलल प्रकाश किरण आ रही है तो किसी एक बिंदु पर नहीं मिलेगी। समतल दर्पण के अगर इसको हमने इसकी मुख्य अक्ष मान लें तो इसके जो समांतर प्रकाश किरणें आ रही हैं वो जिस बिंदु पर मिलेंगी वो उसका फोकस होता है, लेकिन जो इसके समांतर प्रकाश किरणें चल रही वो कभी भी क्या कहीं मिलेगी नहीं, वो अनंत पे मिलती हुई महसूस होगी। तीसरी बात है दर्पण में अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए, अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए अपनी लंबाई के आधे लंबाई का समतल दर्पण चाहिए। मान लिया कि कोई 5 फुट का है व्यक्ति, तो उसको कितने लंबाई का दर्पण चाहिए, 2.5 फुट। 2.5 फुट लंबाई का क्या चाहिएगा, दर्पण चाहिएगा। एक चीज़ और समझेंगे कि मान लिया कोई दर्पण है, ये दर्पण की ओर 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है, तो ये जो आ रहा है इसके पीछे इसकी इमेज बन रही है। क्वेश्चन बन जाता है कि इन दोनों के बीच की दूरी, किसके, वस्तु के और इसके इमेज के बीच की दूरी किस स्पीड से कम हो रही है। तो जितनी स्पीड से वस्तु दर्पण की ओर आ रही है उतनी ही स्पीड से क्या होगा, प्रतिबिंब भी किसकी ओर आएगा, दर्पण की ओर। तो दोनों के बीच की जो गैप है, ये जो दूरी है, वो किस स्पीड से घटेगी, 5 और 5 10 स्पीड से, 5 और 5 10 स्पीड से। इसी तरह से उल्टा हो सकता है कि यदि कोई वस्तु दर्पण से उल्टी दिशा में जा रहा है 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, तो वस्तु या व्यक्ति और उसकी जो इमेज बन रही है, उन दोनों के बीच में जो दूरी बढ़ रही है वो किस स्पीड से बढ़ेगी, तब भी ये किस स्पीड से बढ़ेगी, 10 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से। अब है गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर, गोलीय
दर्पण या स्फेरिकल मिरर। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल क्या है, गोलीय। तो इसको लिख सकते हैं ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल कैसा हो, गोलीय हो, गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण भी दो प्रकार के होंगे। एक तो ये हो गया, मान लिया कि इसका जो परावर्तक तल है वो दबा हुआ है, तो इस तरह का जो दर्पण होगा वो कहलाएगा अवतल दर्पण। इसमें इसके बारे में कुछ परिभाषाएं पढ़ेंगे। ये अगर इसको पूरा कर दिया जाए तो क्या होगा, ये क्या होगा, गोले का एक आर्क है, गोले की एक चाप है, और इस जब ये गोले की चाप है तो इसकी कहीं ना कहीं ये क्या होगी, केंद्र होगा। इसी केंद्र को बोलते हैं वक्रता केंद्र। इन दोनों के बीच में एक बिंदु होता है, इसको बोलते हैं फोकस। और इस दर्पण के जो चाप है, चाप का बिल्कुल जो मध्य बिंदु होता है, इस बिंदु को बोलते हैं ध्रुव। तो ये तो हो गया इसको लिख सकते हैं हम M1 M2। तो ये जो M1 M2 है, इस तरह से ये होता है दर्पण का अपर्चर या द्वारक। तो नाम लिख लेंगे, C को लिख सकते हैं हम वक्रता केंद्र, F को लिख सकते हैं हम फोकस, ये हो गया ध्रुव, ये हो गया इसका, इसे मिला करके द्वारक, ये हो गया इसका द्वारक या अपर्चर, द्वारक। ध्रुव और केंद्र को मिलाती हुई जो रेखा खींची गई है, ये वाली रेखा, इस रेखा को बोलते हैं मुख्य अक्ष, इस रेखा को बोलते हैं मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। इस तरह से ये जो कैसा दर्पण है, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल क्या है, दबा हुआ हो, परावर्तक तल दबा हुआ हो, अवतल दर्पण कहलाता है। मुख्य अक्ष हो गई। अगर मान लिया कि किसी वस्तु से मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण चल रही है और प्रकाश किरण चलने के बाद क्या होगी, दर्पण से दर्पण पर आपतित होगी, और आपतित होने के बाद परावर्तन के बाद जिस बिंदु से जाकर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरेगी, वही बिंदु कहलाता है क्या, फोकस। वही बिंदु कहलाता है फोकस। ये तो ये प्रकाश किरण क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर आई, यहाँ से परावर्तित हुई, और परावर्तित होने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरी या जिस बिंदु पर एक दूसरे को इसने काटा, ये होता है फोकस। ध्रुव और फोकस के बीच का जो दूरी होती है, इसको बोलते हैं फोकस दूरी, इसको बोलते हैं फोकस दूरी। ये हो गया फोकस दूरी, इसको स्मॉल f से डिनोट करते हैं। सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती हैं, ध्रुव से। तो ध्रुव से जो दूरी मापी जाएंगी, C वक्रता केंद्र है, तो वक्रता केंद्र से इसकी दूरी हो जाएगी, मान लिया R, ये हो गई F। तो वक्रता केंद्र
और फोकस दूरी में भी संबंध होता है। क्या होता है? वक्रता केंद्र बराबर फोकस दूरी, वक्रता केंद्र बटे 2 बराबर फोकस दूरी, या F बराबर R बटे 2, यानी कि वक्रता केंद्र नहीं, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या अपॉन 2 बराबर फोकस दूरी, या फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या अपॉन 2। इसी तरह से मान लिया कि परावर्तक तल उठा हुआ है, उस दर्पण को बोलते हैं क्या? ये वाला उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में भी यही है, इसमें भी क्या होगा? ये C हो गया, ये F हो गया, और ये हो गया इसका मुख्य अक्ष। तो इसके पैरेलल आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तित होंगी, और परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई महसूस होंगी वो बिंदु कहलाता है इसका फोकस। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं वो कहलाता है इसका मुख्य फोकस। इसमें भी ये पोल हो गया। जिस तरह से हमने यहाँ F बराबर R/2 लिखा है, इसी तरह से यहाँ भी F बराबर R/2 लिख सकते हैं। यहाँ वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है और यहाँ बन रहा है काल्पनिक आभासी प्रतिबिंब। फिर आता है गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना। गोलीय दर्पण की अलग अलग पोजीशन में वस्तुओं के प्रतिबिंब अलग अलग साइज के अलग अलग पोजीशन पर बनेंगे। जब वस्तु अनंत पर हो, यानी कि कोई वस्तु अनंत पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा ये देखना है। जब वस्तु अनंत पर होती है तो उससे आने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी, और मुख्य अक्ष के समांतर आने के बाद दर्पण से परावर्तन के पश्चात वो कहाँ से गुजरेगी? फोकस से। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा? फोकस पर। कैसा प्रतिबिंब बनेगा? वो छोटा बिंदु प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब बनेगा इसका, प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? फोकस पर। फोकस पर। और कैसा? बिंदु प्रतिबिंब। बिंदु प्रतिबिंब बनेगा इसका। नेक्स्ट है, जैसे मान लें जब वस्तु वक्रता केंद्र से परे हो। वक्रता केंद्र C ये है, इससे दूर है वस्तु A भी है, तो पैरेलल प्रकाश किरण कहाँ से जाएगी? फोकस से जाएगी। ये जो वक्रता केंद्र से प्रकाश किरण जाएगी वो उसी रास्ते से परावर्तित होकर आएगी। ये दोनों एक दूसरे को इस बिंदु पर काट रही हैं, और इस तरह से वस्तु का प्रतिबिंब ये बना है उल्टा प्रतिबिंब। कहाँ C और F के बीच में। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब C तथा F के बीच में। कैसा बनेगा? वास्तविक और उल्टा व छोटा, वस्तु से छोटा बनेगा। नेक्स्ट है, जब वस्तु C पर हो। यदि वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो वस्तु का प्रतिबिंब उसी आकार का तथा उल्टा वक्रता केंद्र पर ही बनता है। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब C पर ही बनेगा। कैसा बनेगा? उल्टा तथा वस्तु के आकार का, वस्तु के आकार का, और
वास्तविक। इस तरह से 3 पोजीशन हो गई। और देखते हैं कौन कौन सी पोजीशन है। अब है नेक्स्ट पोजीशन, जब वस्तु फोकस F पर हो। जब वस्तु फोकस F पर है तो फोकस पर होते हुए प्रकाश किरण पैरेलल जाएगी और वापस कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। इसी तरह से एक दूसरी प्रकाश किरण जाएगी, ये C के सीध में जाएगी और ये दोनों प्रकाश किरणें क्या हो जाए, एक दूसरे के समांतर हो जाएंगी। ये किसी भी बिंदु पर नहीं काटेंगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये कहीं नहीं काटेगी तो इस वस्तु की इमेज या इस वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। अनंत पर, अनंत पर कैसा बनेगा, काल्पनिक, काल्पनिक बनेगा। नेक्स्ट केस है, जब वस्तु C और F के बीच में, ये C है वक्रता केंद्र, ये फोकस है, जब वस्तु इन दोनों के बीच में, ये है वस्तु, इन दोनों के बीच में हो तो पहली प्रकाश किरण चली, पैरेलल चल रही थी, परावर्तन के बाद F से जाएगी। दूसरी प्रकाश किरण ये चली कहाँ से, C वाले रास्ते से, C की सीध में जाएगी और वापस ये कहाँ से जाएगी, C वक्रता केंद्र से जा रही है और एक दूसरे से मिलेगी ये C से परे। बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब होगा, प्रतिबिंब की पोजीशन होगी, प्रतिबिंब C से परे कैसा बनेगा, बड़ा तथा वास्तविक, बड़ा तथा वास्तविक बनेगा। नेक्स्ट है, जब वस्तु F और P के बीच में हो। जब वस्तु ये F है, ये P है, पोल ध्रुव है, तो जब इन दोनों के बीच में वस्तु है, मान लीजिए वस्तु A भी है, तो वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण, ये प्रकाश किरण चली और चलने के बाद चूँकि ये C से जा रही है वापस, तो इसी रास्ते से टकर वापस आ जाएगी। एक प्रकाश किरण ये चली है बिंदु P के पास और बिंदु P पर जिस कोण से आपतित हुई थी उसी कोण से क्या हो गई, परावर्तित हो गई। ये दोनों प्रकाश किरणें वास्तविक रूप में कहीं नहीं मिल रही, लेकिन अगर इन प्रकाश किरणों को पीछे बढ़ा दिया जाए तो ये इस बिंदु पर मिलेंगी, ये इस बिंदु पर मिलेंगी। तो इस तरह से इसका आभासी प्रतिबिंब कैसा होगा, ये आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। और आभासी होने के साथ साथ पहला प्रतिबिंब ऐसा है अब तक की पोजीशन में जो कैसा है, सीधा। तो प्रतिबिंब क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे आभासी तथा सीधा, आभासी तथा सीधा। फिर देखते हैं चिन्ह परिपाटी कैसे लेते हैं। जैसे कि अब देखते हैं दर्पणों में चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी। मान लिया कि ये कोई अवतल दर्पण है, ठीक है, अवतल दर्पण के ये पोल हो गया, ये मुख्य अक्ष हो गई, ये F, ये वक्रता केंद्र। तो ये जो परावर्तक तल है ये कैसा है, परावर्तक तल, परावर्तक तल। इसकी ओर क्योंकि सारी दूरियां किससे नापी जाती हैं, P से, सभी दूरियां P पोल ध्रुव, ध्रुव P से मापी जाती हैं। मान लिया कि ये कोई वस्तु है, ये वस्तु है,
ए बी, इसका प्रतिबिंब ये बना है बी डैश ए डैश। तो यहाँ से ये जो दूरी थी ये एफ थी फोकस दूरी, ये वक्रता त्रिज्या थी आर, ये वस्तु की दूरी यू से लिखते हैं और प्रतिबिंब की दूरी किससे लिखते हैं, वी से। तो दूरी हमेशा किससे माप रहे हैं, पी से। अगर हम पी की लेफ़्ट साइड चल रहे हैं, पी की हम लेफ़्ट साइड चल रहे हैं तो सभी दूरियां क्या होंगी, नेगेटिव होंगी। पी के अगर हम राइट साइड चल रहे हैं ये, तो लेफ़्ट साइड अगर माप रहे हैं तो सभी दूरियां कैसी हो जाएंगी, नेगेटिव। अगर पी के राइट साइड में हम माप रहे हैं यानी कि इस दिशा में मापेंगे तो सभी दूरियां क्या होंगी, पॉजिटिव, सभी दूरियां हो जाएंगी पॉजिटिव। तो ये ध्यान रखेंगे, पी से, चूँकि अवतल दर्पण के केस में पी से दूरी माप रहे हैं, ये भी नेगेटिव होगी, ये भी नेगेटिव होगी, ये भी नेगेटिव होगी और वी भी नेगेटिव होगी। अगर मान लिया कोई दूरी इधर को माप रहे हैं तो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। इसी तरह से जब वस्तु की लंबाई मापेंगे यानी कि इस दिशा में अगर हम चल रहे हैं तो दूरी मापते हैं पॉजिटिव, और जब नीचे की ओर मापते हैं दूरी तो दूरी मापते हैं किसमें, नेगेटिव चिन्ह के साथ। या एक मोटा मोटा ये रखेंगे ध्यान कि प्रकाश किरण जिस दिशा में चल रही है, प्रकाश किरण ऐसे आएगी परावर्तक तल की ओर, तो जिस दिशा में चल रही है उस दिशा में पॉजिटिव लेते हैं। और चलने की, क्योंकि हम दूरी सारी माप रहे हैं किससे, पी से, पी को आधार मान करके, पी से एफ माइनस बनेगा, आर भी माइनस बनेगा, यू भी माइनस बनेगा, बी भी माइनस बनेगा। इस मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर जितनी भी दूरियां मापी जाएंगी, लंबाई मापी जाएंगी, वो पॉजिटिव होंगी। मुख्य अक्ष के नीचे की ओर, मुख्य अक्ष के नीचे की ओर जितनी भी दूरियां मापी जाएंगी वो नापी जाएंगी कैसी, नेगेटिव। पी से इधर की ओर भी अगर कोई हम दूरी माप रहे हैं तो कैसी आएगी, पॉजिटिव, कैसी आएगी, पॉजिटिव। तो ये है दर्पणों में चिन्ह परिपाटी। इसके बाद आता है दर्पण के लिए सूत्र। दर्पण के लिए सूत्र, दर्पणों के लिए यू, वी और एफ में संबंध या दर्पण का सूत्र। मान लिया कि ये अवतल दर्पण है और इस अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ है। मान लिया कि इसकी फोकस दूरी है, फोकस दूरी एफ, ध्रुव से पी से वस्तु की दूरी बराबर यू, ध्रुव पी से प्रतिबिंब की दूरी बराबर v। तब u v f में एक संबंध होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u के। इसी को बोलते हैं दर्पण सूत्र, इसी को बोलते हैं दर्पण सूत्र। अवतल दर्पण के लिए f क्या होता है, ऋणात्मक होता है, यानी फोकस दूरी दर्पण की कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी यानी f कैसी होती है, धनात्मक होती है।
धनात्मक होती है। तो इस तरह से ये हो गया दर्पण का सूत्र। डेरिवेशन नहीं है, सिर्फ सूत्र का इनमें संबंध है। सिर्फ पता होना चाहिए कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी को v प्रतिबिंब की दूरी बोल रहे हैं, ये वस्तु की दूरी है, ये फोकस दूरी है और ये है वक्रता त्रिज्या। इसके बाद आता है दर्पणों के उपयोग। तो इसको हम एक्सरसाइज में कर लेंगे डिटेल में और इसके बाद आता है आवर्धन क्षमता, मैग्निफिकेशन पावर। आवर्धन क्षमता या मैग्निफिकेशन पावर। मैग्निफिकेशन पावर किसी दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को दर्पण की आवर्धन क्षमता कहते हैं। आवर्धन क्षमता कहते हैं। इसे m से डिनोट करते हैं, इसे m से लिखते हैं। अर्थात आवर्धन क्षमता बराबर प्रतिबिंब की लंबाई अपॉन वस्तु की लंबाई, या इसको लिख सकते हैं या m बराबर, हम सारे चित्रों में प्रतिबिंब की लंबाई कितनी ले रहे थे, a डैश b डैश अपॉन ए बी। इसको एक दूसरे रूप में भी लिखा जा सकता है, या m बराबर a डैश b डैश अपॉन ए बी बराबर माइनस b अपॉन यू के, जहाँ v क्या है प्रतिबिंब की दूरी और u क्या है वस्तु की दूरी। तो आवर्धन क्षमता m बराबर प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की लंबाई अपॉन वस्तु की लंबाई इज इक्वल टू या बराबर प्रतिबिंब की दूरी अपॉन वस्तु की दूरी, या v अपॉन u। तो इस तरह से हम कर लेंगे।